हेलो एवरीवन, अभी हम कर रहे हैं अपना चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। तो अब हमने उसमें 3 अलग अलग सेक्टर पढ़े थे, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। उसमें से अभी हमारा प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, जिसके अंडर हमने 2 तरीके की प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ ली है, जो कि हमारी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसके बाद आती है हमारी पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है? पहले हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है कि एक अकेला बंदा है जो काम कर रहा है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, फिर जिसका एक बिजनेस है, पर एक अकेला बंदा एक लिमिटेड रिसोर्स ही ला पाता है। ठीक है, अगर वो कैपिटल भी बिजनेस में लगा रहा है तो एक लिमिटेड अमाउंट की कैपिटल लगा पाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगा पाएगा। या फिर वो अकेला बंदा एक लिमिट तक ही रिस्क बियर कर सकता है, रिस्क ले सकता है, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो जब एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं कि वो एक कोई बिजनेस करेंगे, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर मैनेजरियल एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, तो पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। जब आप स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिजनेस करते हो, छोटा या थोड़ा सा मीडियम स्केल का बिजनेस कर रहे हो, जिसमें आपको एक इंसान जो है वो इनफ नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, एज द साइज ऑफ बिजनेस ग्रोज, 1 पर्सन इज नॉट इनफ टू कैरी ऑन मैनेजरियल एक्टिविटी। एक अकेला बंदा ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। अगर वो एक दुकान संभाल रहा है तो वो 10 दुकानें नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, देयरफॉर 2 और मोर पर्सन्स फ्रॉम अ पार्टनरशिप टू कैरी ऑन बिजनेस। तो इसलिए वो अपने साथ एक और पार्टनर को लेके आता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब इकट्ठे होते हैं कोई बिजनेस को लेने के लिए, ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये पार्टनरशिप कब होती है? जब जो प्रॉब्लम है सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रॉब्लम क्या है कि एक अकेला बंदा सब कुछ नहीं संभाल सकता। ठीक है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपका पार्टनरशिप होता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन: पार्टनरशिप is an association of 2 or more person who agree to jointly pursue a business actively. They pool their managerial and functional resources for the purpose. पार्टनरशिप क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर एग्री करते हैं कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में काम करेंगे और अपने जितने भी रिसोर्सेज उनके पास जो जो चीज़ें हैं वो बिजनेस में लगा सकते हैं, वो लेके आएंगे। ठीक है, अब वो मैनेजरियल रिसोर्स भी हो सकता है कि मेरे को बहुत अच्छे से मैनेज या फिर कोई काम करना आता है, तो मुझे पार्टनर बनाओ उस बिजनेस में, तो मैं अपनी सर्विसेज या फिर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग आपके बिजनेस में दूंगा। और फाइनेंशियल क्या, आप पैसा लगा रहे हो बिजनेस में। ठीक है, जैसे कहते हैं कि 2 फ्रेंड हैं, 2 फ्रेंड को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अब वो जो 2 फ्रेंड्स हैं उनमें से एक के पास पैसा है और एक के पास दिमाग है कि कैसे बिजनेस चलाना है, तो वो दोनों मिलके अपनी मैनेजरियल और फाइनेंशियल सर्विसेज रिसोर्सेज दोनों लगा रहे हैं, तो वो हो गया आपकी पार्टनरशिप। अब इसके कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या कहा गया है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। ठीक है, ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये लाइन जो है, इस लाइन का आपको आगे एक फीचर भी आता है इसके अंदर। ठीक है, कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 2 लोग मिलके या फिर 2 से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप है, एक फॉर्म है, वो काम कर रहे हैं, तो इसमें 2 चीज़ होती है, या तो सारे पार्टनर मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके काम कर रहे हैं, और या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि हमने कहा है कि भाई बिजनेस हम डे टू डे बिजनेस में काम नहीं कर सकते, हमारे पास और भी काम है, हम अपने सिर्फ रिसोर्सेज या फिर पैसा लगा सकते हैं, आप हमारी जगह पे काम कर लो, आप हमारे पार्टनर हो। तो या तो सारे काम कर रहे हैं या फिर कोई एक बंदा या फिर उनमें से कुछ बंदे दूसरों के यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं, कि दूसरों के जगह पे काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो ये होता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि एक अकेला बंदा या फिर एक उनमें से कोई एक बंदा है जो उनकी जगह काम कर रहा है। ठीक है, ये और डेफिनेशन है सेम। अब आते हैं हम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पे। अब इसके क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेशन। आप बिजनेस जब भी स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हो, तो वो किस लॉ के अंडर आता है? तो वो आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। ठीक है, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक पार्टनरशिप में आते हैं तो वो पहले ही डिसाइड करते हैं कि भाई अगर इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट होगा तो हम कितना कितना प्रॉफिट बांटेंगे, अगर हमें इन फ्यूचर लॉस होगा तो हम कितना कितना लॉस बांटेंगे, या फिर हमारे पास कितनी लायबिलिटी होगी।
तो ये सब कुछ जहाँ पे लिखा हुआ होता है, हम या तो ओरली करते हैं कि भाई 50-50 करेंगे, 60-40 करेंगे, 30-70 करेंगे, या तो ये लिख के होता है। पर लीगली ये माना जाता है कि आपको एक पेपर पे रिटर्न में लिखे रहना चाहिए कि आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आप किसी इंसान के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हो तो देयर शुड बी अ प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन कि आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे। इन फ्यूचर अगर हमारी लड़ाई होती है तो वो कैसे डिजोल्व होगी। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो लिखी हुई होती, वो एक पेपर पे लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, और उस पेपर या फिर उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसको हम लीगल एग्रीमेंट भी कहते हैं कि जो दो पार्टनर हैं, दो से ज़्यादा पार्टनर हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे माने हैं कि वो एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। In this agreement, the terms and conditions of partners, the ratio of profit, sharing of profit and loss are specified. इस पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ होता है कि वो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और वो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, रेशो क्या होगा, रेशो होता है कि कितने परसेंट में या फिर कितना, अगर हमें 100 का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में से कितना, कौन कौन पार्टनर कितने कितने परसेंट अपना प्रॉफिट या लॉस में शेयर लेगा। ठीक है, the partner must enter into an agreement for carrying lawful business. हम पार्टनरशिप को लीगल जब भी मानते हैं जब आप किसी लॉफुल बिजनेस को कर रहे हो। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप एक इंसान को मारने के लिए पार्टनरशिप में आ रहे हो तो उसको भी हम लीगल मानेंगे, तो वो लीगल नहीं होगा। फॉर कैरिंग लॉफुल बिजनेस रन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्वियसली हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। सो इफ टू पीपल ज्वाइन टुगेदर एंड for charitable purpose, it's not partnership, and even two people joining together for unlawful activities such as robbery, stealing, gambling, etc. is also not partnership. अब दो लोग से ज़्यादा लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं जो लॉफुल नहीं है, इलीगल है, वो भी पार्टनरशिप में नहीं आएगा। पर वो कोई, अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं पर वो लीगल काम कर रहे हैं, पर वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं कर रहे हैं, तो वो चैरिटेबल पर्पज से आएगा, वो भी पार्टनरशिप में नहीं आएगा। ठीक है, तो किसी भी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप बनने के लिए उसमें दो चीज़ जरूरी होती है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके लॉफुल काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, और उनका मोटिव क्या है, उनका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। सेकेंड फीचर इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी। लायबिलिटी आपकी पार्टनरशिप में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं जो पार्टनरशिप में आए हैं, उनकी अनलिमिटेड होती है। Partners are individually and collectively liable to pay back the debt of the firm at the time of loss. If the firm assets are not sufficient to pay back the debt, then the creditors can claim on the personal property of the partners also. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे हमने कंपनी में पढ़ा था, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहले यही पढ़ा है कि जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है वो अलग अलग होता है। अगर कोई आँच आ रही है तो बिजनेस आ रही है, बिजनेस ठप होगा, ओनर नहीं ठप होगा। पर वो कंपनीज या फिर दूसरे टाइप ऑफ कंपनीज में आता है, उनकी लायबिलिटी डिफाइन होती है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर आपके फर्म को लॉस हो रहा है, आपने किसी से इतने ज़्यादा पैसे उधार ले रखे हैं कि आपकी फर्म, आपकी पार्टनरशिप फर्म वो उधार पैसा नहीं चुका पाएगी, तो जितने भी मेंबर हैं उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है अपनी लायबिलिटी दूर करने के लिए, या फिर जो भी जिन्होंने हमारे से उधार ले रखा है वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। फिर रिस्क बियरिंग, द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। इन केस नो रेशियो इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, देन द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द मेंबर्स। अभी मैं रिस्क बियरिंग बता रही हूँ। इसके अलावा ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा हुआ है कि इन फ्यूचर अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम इतना इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे। 3 पार्टनर हैं, वो 3 पार्टनर कह रहे हैं कि हम 3-3-4 रेशो में लेंगे। 3-3-4 क्या होगा आपका कि 30% पार्टनर ए, 30% पार्टनर बी और 40% पार्टनर सी, ऐसे ले रहे हैं। पर अगर एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं हुआ है कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, तो हम जो प्रॉफिट है वो इक्वल बांटते हैं। रिस्क बियरिंग, आपके जो पार्टनर्स होते हैं उनको रिस्क भी उतना ही मिलता है जितना वो है कि वो आप अपना जो भी रिस्क आ रहा है वो आप अपने रेशो में बांटो। अगर कोई रेशो नहीं है, आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि कौन कितना कितना रिस्क लेगा, तो आप इक्वल सब रिस्क बांटोगे। देन डिसीजन मेकिंग, ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज the partnership firm. They must specify the work area of each partner in the partnership deed also. आपका क्या एरिया है, आप किस चीज़ में डिसीजन लोगे, आप क्या काम कर रहे हो, वो सब कुछ
आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है और सारे पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करते हैं, मिलके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड ऑन बाय वन और टू पार्टनर वेयर द क्रूशियल डिसीजंस ऑल द पार्टनर्स आर कंसल्टेड। जैसे कि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर डे टू डे बिजनेस कर रहे हैं तो एक या दो पार्टनर ऐसे होते हैं जो डे टू डे बिजनेस देख रहे होते हैं और सारे पार्टनर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। पर अगर कहीं पे हमें क्रूशियल डिसीजन लेना है तो हमें सभी पार्टनर से पूछना पड़ेगा। देन कंटिन्यूटी द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू। जब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक पार्टनर्स चाह रहे हैं। देखो, हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था फॉर्मेशन का, जिसमें होता है एग्रीमेंट, कि अगर कोई भी पार्टनरशिप में आ रहा है तो उनका एक एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे अगर कोई भी पार्टनर का मन नहीं है पार्टनरशिप में रहने का तो सबसे पहले एग्रीमेंट टूट जाएगा। तो कुछ भी चेंज हो, या तो कोई पार्टनर जा रहा है या फिर कोई नया पार्टनर लाना चाह रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो वहाँ पे आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर किसी पार्टनर कोई रिटायर हो गया या डेथ हो गई तो उसके साथ जो एग्रीमेंट था वो भी खत्म हो गया। अगर एग्रीमेंट ही खत्म हो गया तो पार्टनरशिप नहीं चल रही है, ठीक है। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर। कोई भी एक पार्टनर मर गया है, कोई रिटायर हो गया है, तो आपका जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो गई है। इवन आफ्टर द रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल्सो द पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू इफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर एग्री। पार्टनरशिप कैसे चल सकती है कि एक इंसान मर गया या रिटायर हो गया, उसके बाद दोबारा जो नए पार्टनर बचे हैं वो एग्री हो रहे हैं कि हम इसी पार्टनरशिप को चलाएंगे। इन दैट केस दे सेटल द क्लेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर एंड देन कंटिन्यू विद द बिजनेस। जब ऐसा होता है कि जो आपका पार्टनर है वो जा रहा है, रिटायर हो रहा है, वो निकल गया है, तो उसको जितना भाई तुम्हारे हिस्से का प्रॉफिट या लॉस बैठ रहा था हमने तुम्हें दे दिया है, अब हम कंटिन्यू अपना बिजनेस चलाएंगे। फिर नंबर ऑफ पार्टनर, अभी हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है हमारी पार्टनरशिप को। अब कितने पार्टनर हो सकते हैं? अब अगर मैं कहूँ कि मिनिमम क्या होगा, ऑब्वियसली हमें अगर पार्टनरशिप करनी है तो हमें दो या दो से ज़्यादा बंदे चाहिए, तो मिनिमम होगा दो, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म इज 2 एंड मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 ने मैक्सिमम नंबर बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के एक अगर आप फर्म खोल रहे हो तो आपकी फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं। देखो 100 पार्टनर हो सकते हैं, पर अभी के लिए उन्होंने प्रेस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर की लिमिट जो बता रखी है वो बता रखी है 50, ठीक है। एट प्रेजेंट जो हमारा रूल आया है उस रूल के अकॉर्डिंग अभी मैक्सिमम नंबर 50 है, जो कि इन फ्यूचर बढ़ के 100 तक जा सकता है। अभी मैक्सिमम लिमिट 50 है। इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट फीचर, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप आपका क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है कि हर कोई पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है। प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है? प्रिंसिपल जो हम कह सकते हैं कि मालिक, और एजेंट जो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हर कोई पार्टनर में एक प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है, कि ऐसा नहीं है कि हम एक फर्म है, हमारी 5 लोग की एक पार्टनरशिप फर्म है और हम में से एक मीटिंग में जाना है, वहाँ पे एक डिसीजन लेना है कि हम 5 के 5 बंदे जाएं। ऐसा हो सकता है कि इन सब की जगह पे, इन सब प्रिंसिपल्स की जगह पे एक इंसान जा रहा है और वो वहाँ पे डील डन करके आ रहा है या फिर उस मीटिंग में जा रहा है, तो एज एन एजेंट उन बंदों का काम कर रहा है। ऐसे ही वो एजेंट की तरह दूसरे पार्टनर्स एजेंट की तरह कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये सब एक दूसरे के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। एवरी पार्टनर इज द ओनर। हर पार्टनर एक ओनर भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है फर्म में, ठीक है। वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम भी कर रहा है और एक दूसरे का काम सुन भी रहा है। ओनर इसलिए कि वो एक दूसरे का काम सुन रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, एजेंट इसलिए कि वो एक दूसरे का काम कर रहे हैं, और ओनर इसलिए कि वो उनका भी काम कोई और कर रहे हैं। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर। अगर एक इंसान, जो हमने अभी मीटिंग का एग्जांपल लिया, उस मीटिंग में कोई डिसीजन लेके आता है तो पूरी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने डिसीजन लिया है मीटिंग में वो उसको फॉलो करे। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर। कोई भी पार्टनर आउटसाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, बिजनेस में जो भी काम है वो मैनेजमेंट में जा सकता है। अगर कोई भी एक पार्टनर किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है अपनी फर्म, अपने पार्टनर्स के बिहाफ पे, तो जो अदर पार्टनर होंगे वो भी बाइंड करेंगे उसको कि उनको भी वो काम करना पड़ेगा। पार्टनरशिप बिजनेसेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ द पार्टनर और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर। ये हमने सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप है उसमें सारे लोग भी काम कर सकते हैं और कुछ लोग दूसरों की जगह पे भी उनके बिहाफ पे भी काम कर सकते हैं। अब इसकी पॉजिटिव
एडवांटेजेस आ गई पार्टनरशिप की, इजी टू फॉर्म है, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, अब एक से ज़्यादा लोग मिलके डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं तो ज़्यादा लोगों की नॉलेज मिल रही है हमें, तो डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी होगी। अब एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा। अगर एक इंसान मैक्सिमम 12 लाख 10 लाख 1 करोड़ तक लगा पा रहा था तो 2 लोग दुगना हो जाएगा, 3 लोग ज़्यादा और ज़्यादा हो जाएगा। रिस्क शेयरिंग, तो इसमें क्या है कि जितना भी हमें नुकसान हुआ है या फिर लॉस हुआ है, जो वो लॉस है वो सारे पार्टनर में बढ़ जाएगा, एक ही इंसान के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर सारा बर्डन आता था। सीक्रेसी, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो इतना लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है उस पर कि उसको अपने अकाउंट पब्लिक करने या फिर पब्लिश करना है, तो उनके यहाँ पे जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में चल रहा है वो सब पार्टनर्स के बीच में सीक्रेट रहता है। ठीक है, ये थी आपकी पॉजिटिव एडवांटेजेस। देन आपके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है आपकी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्या आपके घर का सामान तक बिक सकता है अगर आप लॉस में गए तो। लिमिटेड रिसोर्स, ऑब्वियसली एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स में रेस्ट्रिक्शंस है कि इससे ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, तो उससे ज़्यादा हम रिसोर्स भी नहीं ला सकते। कॉन्फ्लिक्ट्स, जब वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलके कुछ काम कर रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ तो होनी बनती है। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट फैमिलीज से, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट ओपिनियन होते हैं हर पार्टनर की, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने का खतरा रहता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कोई भी पार्टनर मर गया या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हमने पहले बताया था किसी का दिवालिया घोषित होना। ठीक है, कोई भी पार्टनर मर गया, उसका दिवालिया घोषित हो गया तो वो भी आपका वो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में आ ही नहीं पाएगा, और जैसे ही एग्रीमेंट टूट गया तो पार्टनरशिप खत्म, तो कंटिन्यूटी नहीं होती है। ठीक है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस की जो पब्लिक है, जो नॉर्मल जनता है, वो पार्टनरशिप पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं बैठाती है। फिर रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी हमने पढ़ा था, हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल और ओनर और एजेंट होता है, तो इसीलिए दूसरा पार्टनर कहीं पे जाके क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मैं भी फंस सकती हूँ, यह आपका रिस्क है। ठीक है, तो अभी इसमें यही टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।